स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडी के ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए जो बीए, बीकॉम या बीएससी कर रहे हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए ईवीएस के सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 6। इससे पहले हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों की वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है। अभी तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर के उस वीडियोस को देखिए, क्योंकि जो जितने भी चैप्टर्स हैं ना, जितने भी यूनिट है वो सभी आपस में इंटरलिंक करते हैं। तो अगर आप सीरियल वाइज इन यूनिट्स को देखते रहोगे तो कंसेप्ट जो है ना आप लोगों का बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो वो चीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और उसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप का। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आप लोगों ने उस चैनल को टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी के अभी जाइए और उस लिंक पर क्लिक करके सीधा हमारे साथ टेलीग्राम के थ्रू जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर हम लोग आप लोग को कुछ क्वेश्चन बैंक्स, हर एक चैप्टर्स के नोट्स जो है पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। कुछ क्विजेस भी आते हैं वहाँ पे जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आई होप वो आपके लिए काफ़ी बेटर भी रहेगा, क्योंकि वहाँ पर यह है कि अगर आप लोगों के पास कोई डाउट होते हैं तो आप हमसे वहाँ पर पूछ भी सकते हैं। तो आई थिंक सो कि आपने अभी तक वो ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया होगा। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। और हाँ, एक चीज़ और, जो यूनिट 5 है आप लोगों का, है ना, यूनिट 5 में मैंने लमसम सभी चैप्टर्स जो है ख़त्म करवा दिए। अगर आपको पता हो तो यूनिट 5 में जो है 4 चैप्टर्स मिले थे आप लोगों को, जिनमें से चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। चैप्टर 1 आपका पर्यावरण प्रदूषण खत्म हो चुका है। चैप्टर 2 भी हमने करवा दिया है ना, न्यूक्लियर अपशिष्ट वाला। 3rd चैप्टर जो था वो था आपका ठोस अपशिष्ट का, और जो 4th है वो थोड़ा आपका पेंडिंग है ना। अभी तक हमने 4th चैप्टर पे वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि जो 4th चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तो और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए इजी तरीके से कंटेंट ढूंढा जाए, तो थोड़ा सा आप टाइम दो, कल तक अपडेट आ जाएगा तो चैप्टर 4 भी आप लोगों का वहाँ पे कवर हो जाएगा। बाकी यूनिट नंबर 6 है, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है वैश्विक पर्यावरण मुद्दे। यानी कि देखिए, अब मैं एक चीज़ समझा देती हूँ आपको। आपने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा? बेसिकली पढ़ा पर्यावरण को लेकर के, राइट। पर्यावरण समझा, अपना इकोसिस्टम समझा। चैप्टर 2 में हमने इकोसिस्टम को यानी पारितंत्र को बहुत ही विस्तार तरीके से समझा, कितने तरीके के होते हैं, क्यों ज़रूरी है, क्या हानि है, क्या लाभ है, सब कुछ पढ़ा। चैप्टर 3 में फिर हमने इकोसिस्टम से पर्यावरण को पढ़ा। 4th में हमने बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को पढ़ा। अब जैव विविधता पढ़ने के बाद हमने 5th चैप्टर में पर्यावरण को लेकर के कुछ अपशिष्ट पदार्थों से भी पढ़ा। याद, अगर आपने वीडियोस देखी है तो आपको सब चीज़ें पता चल रही होगी। अब यूनिट 6 में हम क्या पढ़ेंगे? अब हम वही पर्यावरण मुद्दे ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन पर्यावरण मुद्दे पढ़ेंगे लेकिन वैश्विक स्तर पर पढ़ेंगे। यानी कि अब वर्ल्ड स्तर पर, विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को लेकर के क्या क्या मुद्दे जो हैं उठ रहे हैं। क्योंकि आपको पता है जिस तरीके की मानव उपभोग की गतिविधियां हो रही हैं दिन प्रतिदिन, वो हमारे पर्यावरण को, हमारे इन्वायरमेंट को दूषित करती जा रही है ना, जिसके कारण कई सारी नवीन वैश्विक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है पूरे देश को। लोगों को रोज़गार भी नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं ये रोज़गार के लिए भी कारण माना जाता है एक बहुत ही बड़ा, है ना। तो ये चीज़ है, इन सबको कंट्रोल में करने के लिए विश्व स्तर पर ऐसे कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, क्या है उन पर क्या जोर दिया जा रहा है, ये सब हम पढ़ेंगे यूनिट 6 में। आई होप सो ये क्लियर हो गया हो कि इस चैप्टर में हम पढ़ने के वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और समझते हैं वैश्विक पर्यावरण मुद्दे को। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या केवल देश ही नहीं बल्कि अब विश्वव्यापी बन चुकी है, बिल्कुल बन चुकी है। मानवीय विकास की अंधाधुंध दौड़ के कारण पर्यावरण बुरे दौर से गुजर रहा है। अब देखो, पर्यावरण के बुरे परिणाम क्या है। ये जो कंटेंट है वो आपकी सोल से बुक से लिया गया है, बट वहाँ पर क्या था कि बहुत ही कम था, बहुत ही कम कंटेंट दिया था और कुछ सफिशिएंट नहीं था। तो मैंने बहुत ही की पॉइंट्स में इस चैप्टर में, हो सकता है आप लोगों को उतने डिटेल में नहीं बताया गया है, बट यह मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप साथ के साथ कॉपी और पेन लेकर के बैठ सकते हो ताकि आप की पॉइंट्स लिख सको, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ की पॉइंट्स में ही चैप्टर्स जो है ख़त्म कर रखा है। और बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वो वहाँ पे कवर हो जाएगा। मैं आपको बता दूँगी कैसे क्वेश्चंस को कवर करना है ना। तो पर्यावरण के बुरे मुद्दे क्या हो सकते हैं? पर्यावरण के बुरे मुद्दे यानी पर्यावरण के बुरे परिणाम, है ना।
जैसे मरुस्थलीकरण है। मरुस्थलीकरण क्या होता है ये आपको पता होगा अगर आपने यूनिट 4 भी पढ़ रखा है, फिर यूनिट थर्ड भी पढ़ा हुआ है, तो उसमें आपने हमें बता रखा कि मरुस्थलीकरण क्या होता है। मिट्टी का कटाव है ना। सेकंड, ग्लोबल वार्मिंग, जिस तरीके से दिन प्रतिदिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। सूरज है, जैसे मैंने बताया था, सपोज मान लीजिए सूरज है, ये वायु की एक परत जा रही है, ठीक। सूरज की रोशनी सीधा गिरती है, ये जो एक परत जा रही है ना वायु पे, ये कौन सी, एक ओजोन परत होती है। ध्यान से देखना इस चीज़ को, मैं दोबारा बना देती हूँ, दोबारा समझिए आप। सपोज करो, मानो कि ये आपका सूरज है, ये वायुमंडल के ऊपर से समताप मंडल पे एक परत जा रही है। सूरज की रोशनी क्या करेगी, ये धरती है, सूरज की रोशनी डायरेक्ट इस पे पड़ती है, ठीक। तो ये जो परत है ना, ये सूरज की रोशनी को अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी पर पड़ने देती है। अब ये परत, ये जो है वो है क्या, ये है आप लोगों की ओजोन परत। ओजोन परत के कारण ये जो सूरज की पराबैंगनी किरणें होती है, आपको पता है सूरज का ताप बहुत ज़्यादा है, अगर वो डायरेक्ट पड़ेगा हमारे पृथ्वी पर तो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो तापमान जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसी परत के कारण जो सूरज की रोशनी है वो पृथ्वी पर अप्रत्यक्ष रूप से पड़ती है। लेकिन वहीं अगर ये पर्यावरण के कारण इसमें एक बहुत ही बड़ी समस्या आ रही है कि ओजोन परत में छेद होता जा रहा है, जिसके कारण पृथ्वी की जो है पराबैंगनी किरणें प्रत्यक्ष रूप से भी पृथ्वी पर पड़ती है, जिस कारण जो है दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है। आई थिंक सो ये क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, अम्लीय वर्षा हो रही है। अम्लीय वर्षा क्या था ये भी मैंने आपको बताया था। जब यहाँ पर जब चिमनियाँ जलती हैं, फैक्ट्रियाँ जलती हैं, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं क्या होता है, बादलों में जाता है, नहीं वायु में जाता है, वायुमंडल से बादलों में जाता है, बादल दूषित होते हैं, फिर बादल के रूप में संघनित होकर के वो वर्षा के रूप में वापस धरती पे गिर जाता है। तो क्या है, ये एसिड के रूप में वर्षा जो है होती है, यानी अम्ल वर्षा होती है। जलवायु में दिन प्रतिदिन परिवर्तन देखा जा रहा है, ओजोन परत पर छेद हो रहा है, ये हमने पढ़ा। ग्लेशियर जो है वो पिघलते जा रहे हैं। ये देखिए, ये आपका ग्लेशियर का एक डायग्राम लिया गया है, देखिए किस तरीके से पिघल रहे हैं। देखिए ये इधर भी ग्लेशियर है, इधर भी ग्लेशियर है ना, इधर भी है, इधर भी है, लेकिन ये देखिए बीच में किस तरीके से पिघल के अपने मूल स्थान से पीछे हट चुके हैं। अब जिस तरीके से अगर ग्लेशियर हटता जाएगा, महासागरों में जल का स्तर बढ़ेगा, तो ग्लेशियर का पिघलना, नदियाँ प्रदूषित होती है, पर्यावरण दूषित होता है, ये सब क्या है, पर्यावरण के दूषित परिणाम है। ये जो ग्लेशियर का डायग्राम है इससे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम समझते हैं पर्यावरण संबंधी कुछ संगठन और सम्मेलन के बारे में। पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, जिसको अर्थ समिट भी कहा जाता है। ये कहाँ हुआ था, ये ब्राज़ील में हुआ था, रियो डी जनेरियो के साथ, है ना, ब्राज़ील में रियो डी जनेरियो के साथ हुआ था। एक और सम्मेलन हुआ था, जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन हुआ था। ये करवाया किसके गया था, तो UNFCCC के द्वारा करवाया गया था। ये क्या था, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समझौता हुआ था। UNCC क्या होते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये UNFCCC के द्वारा करवाया गया था, ये जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक समझौता था। जैव विविधता पर भी कन्वेंशन हुआ था, जैव विविधता पर कन्वेंशन हुआ था। कब हुआ था ये मैं बता देती हूँ, आप की पॉइंट्स में लिख सकते हो। ये भी क्या था, एक इंटरनेशनल समझौता था। इसके अंदर 180 देशों ने क्या किया था, हस्ताक्षर किए थे, 180 देश इसके अंदर शामिल थे जैव विविधता के कन्वेंशन पर, ठीक। अगला है आप लोगों का मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। ये जो था, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि जो हमारी वायुमंडल है, मैं आपको दोबारा बताई थी। सपोज करो ये है सूरज, सन है, ये जा रही है वायु, ये वायु है, वायु के ऊपर ये परत है, ये सारी वायु है यहाँ पे, ठीक। ये एक परत है। जब सूरज की किरणें यहाँ पड़ती है तो डायरेक्ट रूप से यहाँ से जाएगी, तो ये जो परतें हैं ना, और इसको जो अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी पर गिरने दे रही है, ये परत है। ये कौन सी परत है, आप लोगों की ओजोन परत है। तो ये जो मॉनिटर प्रोटोकॉल जो चलाया गया था वो ओजोन परत के संरक्षण के लिए चलाया गया था। क्यों, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है उस तरीके से वहीं दूसरी तरफ जो है हानि हमारे ओजोन परत पर देखी जा रही है। ओजोन परत पर ना कहा जा रहा है दिन प्रतिदिन छेद होता जा रहा है, जिस कारण सूरज की पराबैंगनी किरणें जो ओजोन परत से पड़ती थी, अब अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी पर गिरती थी, अब वो प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी पर गिर रही है, जिसके कारण कई सारे रोग जो उत्पन्न हो रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं, स्किन प्रॉब्लम हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बहुत कारण है। तो मॉनिटर प्रोटोकॉल जो है आप लोगों के ओजोन परत को रोकने के लिए बनाया गया था। याद रखना आप लोग, ये भी क्या थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संधि थी, ठीक, इंटरनेशनल लेवल की। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक समझौता था, और मानव इसमें जो है, मानव कह रही हूँ मैं,
भारत जो इसमें 2007 में शामिल हुआ था, 2007 में ये शामिल हुआ भारत इसमें। पर्यावरण संरक्षण के लिए इसको भी बनाया गया था। अब हम कुछ और सम्मेलन पढ़ लेते हैं। ये समझौते थे, अब हम सम्मेलन पढ़ते हैं। संगठन पढ़े थे, अभी सम्मेलन पढ़ते हैं। ये एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम है रामसर सम्मेलन। ठीक, रामसर सम्मेलन ये कहाँ हुआ था? ये ईरान में हुआ था। ईरान में हुआ था ये 1971 में। ईरान 1971 में सम्मेलन हुआ था। ऐसी रासायनिक हथियार सम्मेलन भी हुआ था। संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। ये दोनों एक ही है। ठीक, ये जो आपको डायग्राम दिया गया है ना, ये जो जहाँ रेड से ये पूरे दिख रहे हैं, ये आपके उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, ये यूरोप का महाद्वीप, ये एशिया महाद्वीप, ये पूरा एशिया महाद्वीप, ये भारत यहाँ पर है ना, नीचे ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा है। ये सब क्या है? इन सभी में ये जो क्योटो प्रोटोकॉल प्रसिद्ध हुआ था ना, ये उसका डायग्राम है। तो आई थिंक सो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से थे। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा यूएनओ द्वारा जो पर्यावरण कार्यक्रम बनाए गए हैं, है ना। यूएनओ द्वारा संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण, जो यूएनओ है, यूएनओ के अंदर कई सारी कमीशंस है। उन्हीं में से एक कमीशन आपकी यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये कब गठित हुई थी? 1972 में। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्यों? इसी के द्वारा। ठीक, इसी के द्वारा। इसका जो है हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी, कन्या में इसका जो है मुख्यालय है। उद्देश्य क्या है? रसायनों पर प्रतिबंध लगाना, जलवायु वैश्विक ताप वृद्धि मामलों में विश्व को क्या करना? जागरूक करना। पर्यावरण संबंधी योजनाओं पर क्या करती है? आर्थिक विकास पर जोर देता है। अब हम पढ़ लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आप लोग का सतत पोषणीय विकास। इसको इंग्लिश में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पढ़ा होगा आपने कई बार। सतत पोषणीय विकास होता क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, अच्छे से जान लेते हैं। देखिए, जिन संसाधनों का आज हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो एक कॉपी हो, पेन हो, फ्रिज हो, कूलर हो, ये जो भी हो, है ना, XYZ जो भी है, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो सब क्या है? एक संसाधन है। चाहे वो जल हो, वायु हो, जल, है ना, किसी भी चीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं। सतत पोषणीय विकास ये होता है कि जिन भी संसाधनों का मानव आज उपयोग कर रहा है, उन संसाधनों का उपयोग वर्तमान स्तर पर ज़्यादा होने लगा है, जो कि भावी पीढ़ी के लिए क्या है? एक बहुत ही बड़ा खतरा है। तो सतत पोषणीय विकास में यह है कि वर्तमान ज़रूरतों के साथ, यानी वर्तमान संसाधनों को ध्यान में रखते हुए भावी पीढ़ी के लिए भी उन संसाधनों को रोकना, यही है सतत पोषणीय विकास। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। ये जो अवधारणा थी कब प्रबल हुई? 1960 के दशक में प्रबल हुई। ठीक, 1987 में यूरोप में एक बर्डलैंड आयोग की रिपोर्ट आई थी, जिसमें कॉमन फ्यूचर का प्रकाशन हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है आप लोग का, कहा भी जाता है कॉमन फ्यूचर क्या था। तो सतत पोषणीय विकास की एक पहली नीति थी, है ना। तो कॉमन फ्यूचर का प्रकाशन हुआ था 1987 में हुआ था। संसाधनों का उपयोग वर्तमान आधार पर ज़्यादा और आने वाली पीढ़ी के हानिकारक है, बिल्कुल है। ये चीज़ अभी हमने पढ़ी भी थी, और ये सतत पोषणीय विकास का भी एक कारण है। आर्थिक नीतियों में बदलाव की इसमें क्या है? आवश्यकता है। अब हम पढ़ते हैं सतत पोषणीय विकास को लेकर के कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की महासभा में क्या हुई थी? 17वीं बैठक हुई थी 2030 में। 2030 में होगी ये, सॉरी, 17वीं बैठक होगी 2030 में। और उसमें क्या है? उनसे पहले इन्होंने क्या कर रखा है? 17 लक्ष्य जो है उनको विकसित व अविकसित दोनों ही देशों के लिए क्या है? समान रख रखा है। ठीक, वो 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं इन्होंने निर्धारित किए हुए हैं। कौन कौन से हैं ये जो है आप लोगों के सामने 17 लक्ष्य, जैसे देश में असमानता कम करना, सतत औद्योगिक कारण को बढ़ावा देना, है ना, स्थायी खपत पर औद्योगिक सुनिश्चित करना, मानव बस्तियों को सुरक्षित तरीके से बसाना, जलवायु को निपटारा करना, जलवायु परिवर्तन जिस तरीके से हो रहा है, महासागर और समुद्र का संरक्षण करना, बचाना उनको, जल भूमि जैव विविधता को बचाना, जिस तरीके से हमारी बायोडाइवर्सिटी खत्म होती जा रही है, समावेशी समितियों को बढ़ावा देना, टिकाऊ कृषि कैसे कर सकते हैं, महिला सशक्त के लिए कैसे हम उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरीके से उपलब्ध कराएं, समावेशी शिक्षा कैसे कर सकते हैं, यानी सभी को समान शिक्षा कैसे दे सकते हैं, स्वच्छ पानी, आधुनिक ऊर्जा पहुंच जो है कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये 17 गोल्स थे जो 2030 तक निर्धारित किए गए हैं विकसित और अविकसित दोनों देशों के लिए यूएनओ द्वारा। अभी लास्ट टॉपिक है आप लोगों का कि भारत की क्या भूमिका और योजनाएं रही हैं पर्यावरण के प्रदूषण को बचाने के लिए। तो भारत सदैव ही सतत पोषणीय विकास को लेकर के जागरूक रहा है। भारत में नीति आयोग है जो जिनको इस लक्ष्यों की क्या है पूर्ति का जिम्मा सौंपा हुआ है, चाहे वो स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, महिला शक्ति, इन सब पर क्या है जोर देगा।
गरीबी निवारण पर कार्यक्रम भी चलाया, जैसे मनरेगा, जहाँ पर लोगों को रोजगार दिया जाता है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, कृषि के लिए ये विशेष है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये सब क्या था, ये भारत द्वारा चलाए गए हैं ताकि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जा सके। तो ये था आप लोगों का यूनिट नंबर 6। बहुत ही सही तरीके से आप लोगों को की पॉइंट्स में चैप्टर्स को क्लियर कर दिया है ना। तो ये चैप्टर 6 आप लोगों का ख़त्म हो गया है। अब एक लास्ट यूनिट बचा हुआ आप लोगों का चैप्टर यूनिट नंबर 7, जो बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। फिर ये ईवीएस का जो सिलेबस है आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम 1 बाय 1 सभी सब्जेक्ट्स को लेकर के उसके प्रीवियस ईयर पेपर और इन सबको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो कैसी लगी ये वीडियो, जितना ज़्यादा हो सके कमेंट करके बताओ आप लोगों की आप लोगों को कि ये वीडियो कैसी लगी। और एक चीज़ और बताना कि आप लोगों की ईवीएस का जो सिलेबस है वो उसकी तैयारी कैसे चल रही है। ठीक, ये चीज़ आप मुझे बताना, ज़रूर बताना। और पोल साइंस आपने कितना पढ़ लिया है ये भी मुझे बताना। और इंग्लिश को लेकर के क्या क्या डाउट है इस पर भी आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लो, वहाँ से जो भी डाउट है आप क्लियर कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर देना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल, और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स टू बीइंग हियर।